लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में एक ऐसे विषय को छुएंगे हम, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी के सहारे सत्ता पाने को बेताब दिख रही है, वैसे वैसे मोदी का विरोध भी शुरू हो गया है और उनके सुर भी जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के विरोध के, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। नरेंद्र मोदी को पीएम का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से जो विरोध का सुर उठा है वो पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जा चुके डॉक्टर UR अनंतमूर्ति का है। साहित्यकार अनंतमूर्ति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की स्थिति में देश छोड़ने की तैयारी दिखाई है। क्या है उनके विरोध का कारण और क्यों भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है अनंतमूर्ति का, यही है आज का विषय मुद्दे की बात में। और इस विषय में हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे वो हैं हमारे साथ श्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं। ओम प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम शुक्ल जी कार्यकारी संपादक हैं दोपहर का सामना के, और जयंत बैंकर हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, UNI से जुड़े हुए हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, हम आप बातों को आगे बढ़ाएं इससे पहले शुरुआत करें, हम आपको दिखाते हैं वो बातें जो कही हैं अनंतमूर्ति ने, कुछ जो उनके बयानों को लेकर कहा गया है वो हम आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा पर आते हैं। मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहां मोदी प्रधानमंत्री हो। मोदी भय का संचार करेंगे और यदि वहां कोई भयावह व्यक्ति बैठा हो तो लोग उसके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि धौंस से लोग भयभीत हो जाते हैं। देश में ऐसा समाज होना चाहिए जो भयभीत न हो और ऐसा आशासन होना चाहिए जिसमें लोग नेताओं का गुलामों की तरह अनुसरण नहीं करते हो। अनंतमूर्ति की ये आशंका, देश छोड़ देने तक की धमकी, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों कहा अनंतमूर्ति ने ऐसा। ओम प्रकाश जी, शुरुआत आपसे, ये बताएं इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। अनंतमूर्ति का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने अब एक तरह से एक भूमिका लेनी शुरू की है। इससे पहले अमर्त्य सेन ने कहा था, अलग अलग लोगों के बयान आते रहे। क्या क्या आप इसे किस रूप में देखते हैं? जी, मैं खुद गांधीवादी हूँ अनंतमूर्ति की तरह, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने स्टैंड लिया है ये बहुत ही सुविधाजनक अनिश्चय का स्टैंड है। जो लोग मठाधीश गांधीवादी हैं या ऐसी विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं, वो लोग कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी अपनी आस्था और विश्वास क्या एकाधिकार को काट देगा। मोदी की जिस बात का वो विरोध कर रहे हैं वो एकाधिकार है। मोदी ने उस चीज को दिखाया है जिसको संघ और दूसरे लोग फांसीवाद कहते हैं। उस तरह का एक डर, एक भय निश्चित तौर पे मोदी के साथ आता है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर आस्था और विश्वास है, गांधीवाद पे विश्वास है, समाजवाद पे विश्वास है, हिंदू समाज की संरचना पर अगर आपको विश्वास है, हिंदू समाज के 5000 साल के सहिष्णुता और समन्वय पर अगर आपको विश्वास है, तो मुझे लगता है ऐसा निराश होने का कोई कारण नहीं है। और भाजपा अगर उनका विरोध करे तो उसका बुनियादी कारण है कि वो मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। और मुद्दों को डाइवर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद अनंतमूर्ति जिस विचारधारा को कर रहे हैं वो नब्बे की विचारधारा 1970-75 में इररिलेवेंट हो चुकी है। उसके बाद हिंदी साहित्य बहुत आगे बढ़ा है और वो अप्रासंगिक जैसे हो गए हैं अनंतमूर्ति, इसलिए कि 60 और 70 के दशक में नब्बे जिस आंदोलन का प्रतीक बने थे, उस आंदोलन से नब्बोत्तर का आंदोलन आया, दलित आंदोलन आया, और ये माना गया कि ये आंदोलन, नब्बे का पूरा आंदोलन जो है समाज की रियलिटीज से हटा हुआ आंदोलन है। ये केवल अंतर्मुखी आंदोलन है। नकली काल्पनिक मुद्दों को उछाल करके आप संस्कार को आप देख लें, आप घट श्राद्ध को देख लें, उनकी जो भी रचनाएं हैं वो अंतरतम में जाती हैं। और किस अंतर में जाती? ब्राह्मणवाद के अंतर में जाती है। ब्राह्मण समाज के अंतर में जाती है। वो शूद्र से शादी कर लेता है या वो गर्भवती हो जाती है, उसकी पीड़ा और उसके संत्रास और उसके भीतर झांकना, समाज को आगे की तरफ ले जाने के मूवमेंट से अनंतमूर्ति कभी नहीं जुड़े रहे हैं। अनंतमूर्ति ऐसे आंदोलनों से नहीं जुड़े रहे हैं, ऐसे मामलों से नहीं जुड़े रहे हैं, ओम प्रकाश जी का कहना है। प्रेम शुक्ल जी, जिस तरह की बयानबाजी, मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी रहा होगा,
वो चाहती होगी कि मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके पास वो जो भी कारण हो, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कारण हो सकता है, लेकिन ये साहित्यकारों की मर्यादा है या इनका मर्यादा का उल्लंघन है, या फिर सचमुच इस तरह की भावना उनके मन में हो, किस तरह का डर उनके मन में है कि वो देश छोड़ देने की बात करते हैं अनंत मूर्ति? नहीं, मुझे लगता है जैसा ओम जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया उसका, कि वो सुविधावादी बयानबाजी कर रहे हैं। अनंत मूर्ति जी को लगता है कि इस समय नरेंद्र मोदी, इनके नाम पर अगर कोई भी बयान दे दिया जाए तो आपको एक उसका पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक विमर्श प्रारंभ हो जाएगा। अनंत मूर्ति जी साहित्य के ज्ञानपीठ प्राप्त व्यक्ति हैं, राजनीति के कोई अध्येता नहीं है, और राजनीति पर वो बहुत ही सटीक बयानबाजी कर रहे होंगे ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो अनंत मूर्ति सचमुच भारत छोड़कर चले जाएंगे, इस बात पर स्वयं अनंत मूर्ति को भी विश्वास नहीं होगा। ये भारत छोड़कर चले जाना, अनंत मूर्ति जी ने जी जो प्रचार पाने का, चौका मारने की जो कला आजकल हमारे साहित्य के लोगों ने भी सीख ली है, जो ब्रांडिंग करने का एक जो मसला है राष्ट्रीय स्तर पर, वो अनंत मूर्ति जी अपने आप को, जो आंदोलन जैसा ओम जी ने बताया कि नव्या का आंदोलन 70 के दशक में ही समाप्त हो गया, अप्रासंगिक हो गया जी, तो मोदी के बहाने कम से कम प्रासंगिक हो गए अनंत मूर्ति। आज जो बहुत सारे लोग जिनको मोदी का के विरोध में बातें करनी है, छद्म सेकुलरवाद के सारे जो चाताधारी हैं, वो सारे के सारे अनंत मूर्ति को बिना उनकी साहित्यिक विचारधारा को जाने, बिना उनके साहित्यिक कृत्यों को पहचाने, वो अनंत मूर्ति के नाम का झंडा लेके टहलने लगे। यही उनका मुझे लगता है साध्य था, और उसको साधने में वो पूरी तरह से 100% सफल हुए हैं। इससे अधिक इसको जो है मुझे लगता है महत्व देने की आवश्यकता राजनीति के मापदंड पर तो नहीं है। राजनीति के मापदंड पर नहीं है, लेकिन इससे पहले अमर सेन भी कह चुके हैं, इससे और अनंत मूर्ति ने भी वो बयान दिया है। जयंत महेंकर जी, आप बताएं, आप इसे किस रूप में लेंगे? एक साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला हो, जिसे पद्म भूषण मिला हो, सरकार ने और इस देश ने उसे सम्मानित किया हो, ऐसा क्या भय है? कोई तो बात होगी जो उन्हें चुभी होगी, कोई तो ऐसी बात होगी जो उन्हें लगता हो कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह का माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक डर का, आशंका का, क्या आपको लगता है कि ऐसा होने पर वो देश छोड़ देने का, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो देश छोड़ेंगे, इस पर शायद वो खुद भी सहमत ना हो, लेकिन क्या देश छोड़ देने जैसी बात करना एक साहित्यकार के लिए उचित है? नहीं, आपने जो दूसरा भी नाम लिया, डॉक्टर अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट, और डॉक्टर UR अनंत मूर्ति, इन दोनों का जिक्र करते हुए थोड़ा सा एक अलग एंगल देने की कोशिश करूंगा जी, कि साहित्य और पत्रकारिता में दो राजकीय विचारों को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत हद तक है, और वो ये दो विचार है समाजवादी और जिसको लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट बोला जाए, वामपंथी बोला जाए। अब ये फैक्ट है कि इन दोनों विचारों की संख्या का फॉलोअर क्लास जो है वो पूरे भारत में कम हो रहा है, ये फैक्ट है। कम्युनिस्ट भी कम हो रहे हैं और सोशलिस्ट तो कहीं भी नहीं रहे, और उनको अपनी जगह एक सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए ओम प्रकाश जी आपके साथ ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, वो मेरा इतना ही कहना, बहुत कम लोग बचे हैं, और वोटर और साहित्यकारों की एक जो नई पीढ़ी आई है, ये साम्यवाद, ये दक्षिणपंथी विचारधारा और सोशलिस्ट विचारधारा, इस विचारधारा से कितना प्रभावित है नई पीढ़ी? इन विचारों से बहुत आगे निकल चुकी है, मेरा वही कहना है। और वो भी 22 साल से अगर FDI जैसी चीज इन सबको आगे निकल के जा रही है, तो ये विचार कहीं नहीं रहे। उसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि ये लोग जो अभी जिन्होंने बोला है कि इनका एज इतना हो चुका है, कभी नव्या का आंदोलन जिसका जिक्र ओम प्रकाश जी ने भी किया, बात सही है। अब पुराने विचार लाके कहीं ना कहीं अपनी एक प्रकार की पहचान बनाना, ये प्रयत्न नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये ऐसा स्टेटमेंट देके क्या नरेंद्र मोदी को भी एक प्रकार की पब्लिसिटी मिल रही है, ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है इसमें, या खुद डॉक्टर UR अनंत मूर्ति जैसे ज्ञानपीठ अवार्डी, पद्म भूषण अवार्डी एक चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं? जो बात आज से 1-1.5 साल बाद होने की है, उसके लिए अभी से स्टेटमेंट देना कि अगर वो बने तो मैं चला जाऊंगा, भाई आप कहाँ जाएंगे?
आपको कौन सा देश पॉलिटिकल एसेल्यूम दे रहा है, आपको कौन सा पासपोर्ट, जो जो जिन बातों का, बेसिक चीजों का जिक्र प्रेम शुक्ल जी ने किया कि आप कहाँ जाएंगे। और यहाँ मैं किसी को गुस्सा आए तो भी मैं रियलिटी बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं वो जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारों का मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो विचारों के साहित्यिक और ये दो विचारों के पत्रकारों के द्वारा ही जो भी कुछ होंगे, इस प्रकार का जो जिस प्रकार का स्टेटमेंट मैं मुझे जिनके बारे में रिस्पेक्ट है, लेकिन जहां तक कि मेरा ख्याल है साइंटिस्ट डॉक्टर जयंत नारळीकर ने भी इसी प्रकार का कुछ एक स्टेटमेंट दिया था होली सेलिब्रेशन के बारे में, और विजय तेंदुलकर ने भी इसी प्रकार का स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था। नरेंद्र मोदी जी को लेकर देखिए, ये इस प्रकार का हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी के नाम पर आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी बनी है। सलमान जी 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 एक बयान और मैं बताना चाहता हूँ। जी कुछ दिनों पहले राम जेठमलानी जी ने भी एक बयान दिया जी कि अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जी तो बहुत सारे लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। तो अब राम जेठमलानी को लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय इतना बड़ा बवाल और बवंडर नहीं खड़ा हुआ जी और मोदी के नाम का बयान आते ही पक्ष और विपक्ष में बहुत बवंडर खड़ा हो गया। दो चीजें हैं। तो देखिए जी, इस समय जो व्यक्तित्व बन रहे जी। हैं उन व्यक्तित्वों के नाम पर भी किस तरह से बवाल खड़े होते हैं, इसको भी जरा देखने की आवश्यकता है। नहीं बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नाम पर यदि राहुल गांधी के मामले में राम जेठमलानी का जिस तरह से बयान जो है वो जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो राम जेठमलानी देश छोड़कर चले जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक बयान दे रहे हैं। अनंत मूर्ति भी उसी तरह का बयान मुझे लगता है दे रहे हैं, इससे अधिक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन आज के युग में जब हम चुनावी वर्ष में हैं, प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मोदी को घोषित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मोदी का आप विरोध करें, मोदी का समर्थन करें, लेकिन बिना मोदी के अब बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि मोदी एक इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं, न बनने की सूरत में विपक्ष में उनकी पार्टी बैठेगी, लेकिन जिस तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं वो बयान, उसके पीछे के कारण, उन्होंने कुछ कारण गिनाए हैं, हम उन कारणों पर भी जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरसिम्हा राव जी जैसे लोगों का बयान बताया है कि किस तरह से वो लोग गरिमामयी थे। दरअसल हम वो बयान भी आपको दिखाते हैं, उन्होंने कहा क्या है। इस विषय को उनके भीतर एक डर है कि एक गरिमा हुआ करती थी प्रधानमंत्री पद की, और कहाँ गए। हम वो बयान भी दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर अब चर्चा में हिस्सा लेते हैं, चर्चा को जारी रखते हैं। ये बयान था कि जब पंडित नेहरू एवं नरसिम्हा राव ने पद संभाला तब प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ी थी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बढ़ाने की बात उन्होंने कही। अनंत मूर्ति का यह भी कहना है कि यदि मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह गरिमा जाया हो जाएगी। देश में नेहरू जैसे लोग थे जिन्होंने जेल में भी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जो आज भी एक महान पुस्तक है। नरसिम्हा राव भी एक महान विद्वान थे। प्रधानमंत्री पद की कुछ गरिमा होती है, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाते ही ये गरिमा चली जाएगी। गरिमा को लेकर चिंतित है अनंत मूर्ति। एक बार हम फिर आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की बनाए जाने को लेकर उन्होंने एक चिंता ये जताई है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरसिम्हा राव ने पद संभाला था, दो लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया है, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ गई थी, उनका ऐसा मानना है। लेकिन अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह गरिमा जाया हो जाएगी। देश में नेहरू जैसे लोग थे जिन्होंने जेल में भी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जो आज भी एक महान पुस्तक है। नरसिम्हा राव भी एक महान विद्वान थे। प्रधानमंत्री पद की कुछ गरिमा होती है, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही ये गरिमा चली जाएगी। गरिमा को लेकर चिंतित हैं अनंत मूर्ति। ओम प्रकाश जी, गरिमा का सवाल है। एक लेखक, एक विद्वान अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात करता है, कितना उचित कितना अनुचित? बहुत सही कह रहे हैं अनंत मूर्ति। देखें, उनके डर, वो डर केवल अनंत मूर्ति का नहीं है, वो डर बहुत सारे लोगों का है। एक समाज में
डर व्याप्त हो रहा है, क्योंकि मोदी एक प्रतीक बन करके आ रहे हैं, मोदी एक माध्यम बन के आ रहे हैं। मोदी एक व्यक्ति के तौर पे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, प्रशासन में केवल विद्वता की जरूरत नहीं, गरिमा की जरूरत अपनी जगह पे है, लेकिन गरिमा के से हट करके आपके एक्शंस क्या हैं। मोदी एक प्रतीक बन के आ रहे हैं, जिन चीज़ों को छोड़ दिया गया है। आप हमारी सबसे बड़ी दिक्कत, सर ने कहा कि समाजवाद और गांधीवाद आज इररिलेवेंट हो रहे हैं, वामपंथ इररिलेवेंट है। उसका कारण है, मैं मानता हूं कि हम इररिलेवेंट हो रहे हैं, उसका बुनियादी कारण है कि हम राष्ट्रीय संदर्भों को समुचित तौर पे एड्रेस नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से मोदी या ऐसी विचारधाराएं हवा में आई हैं, और वो विचारधाराएं प्रतिहिंसा की विचारधाराएं बनकर के आई, वो समाज को जोड़ने की विचारधाराएं बन के नहीं आ रही, वो एक अधूरे इतिहास बोध के साथ आ रही हैं, वो द्वंद्व को लेकर के आ रही हैं, हिंसा को लेकर के आ रही हैं, प्रतिहिंसा को लेकर के आ रही हैं। वो विचारधाराएं निश्चय पे भारत को बहुत अच्छी उम्मीद की तरफ नहीं ले जाएंगी, और मोदी कोई बहुत उम्मीद के प्रतीक बन करके नहीं आ रहे हैं। जो दबी हिंसा की भावना अंदर है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं और जिसको केवल हम विकास की बात कर करके बहलावा देना चाह रहे हैं, उस डर को बिंबित कर रहे हैं अनंत मूर्ति या अमर्त्य सेन। और अमर्त्य मूर्ति और अमर सेन एक ही विचारधारा को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो विचारधारा सुविधाजनक की स्थिति में होना, हम सारे लोगों ने वो स्थितियां क्रिएट की है कि आज मोदी या बीजेपी या उस तरह की विचारधारा, जो एकांकी विचारधारा, जो समाज को, एक पूरे समाज को समन्वय और संश्लिष्ट समाज के रूप में नहीं देखती है, वो विचारधारा अगर आज बढ़ रही है तो उसका कारण है कि उसके जिम्मेदार हम हैं, और उसकी जिम्मेदारी गांधीवादी और समाजवादी सारे तत्वों को लेनी चाहिए और एक नई मुहिम करनी चाहिए। वो मुहिम पलायन की नहीं हो सकती, वो भारत छोड़ने की मुहिम नहीं हो सकती, वो सुविधावादी मुहिम है। भारत इतना कमजोर देश नहीं है और विचारधाराएं इतनी कमजोर नहीं है कि वो झुक जाएंगी। अनंत मूर्ति या अमर्त्य सेन उस विचारधारा को गलत तरीके से प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ये सर फर्क इतना है जी। यानी नरेंद्र मोदी के जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी ख्याति बन गई है, उसे लेकर समाज को जिस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है, शायद उसके तरीके गलत हो सकते हैं, और उसी तरीके का इस्तेमाल अमर सेन या फिर अनंत मूर्ति जैसे लोग कर रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, सवाल मोदी के व्यक्तित्व का नहीं है, मोदी के सुशासन या कुशासन, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उसका नहीं है सवाल। मोदी किस बिंब को लेकर के आ रहे हैं, किस चीज के प्रतीक के तौर पर उभारे जा रहे हैं, किस प्रतीक के तौर पर उनका जयकार हो रहा है, किस प्रतीक के तौर पे एक हुल्लड़ ब्रिगेड उनके साथ खड़ी हुई है। मैं उस विचारधारा की बात कर रहा हूं जो विचारधारा बुनियादी हिंदू धर्म के खिलाफ है। वो विचारधारा सांप्रदायिक है और वो इस देश को जोड़ती नहीं, इस समाज को जोड़ती नहीं, उस राष्ट्रीयता को कमजोर करती है, भारत को कमजोर करती है, उसको विकास और समाज को कमजोर करती है। क्या ढके छुपे लफ्जों में, जयंत जी, क्या ढके छुपे लफ्जों में अनंत मूर्ति ने उसी विचारधारा की बात नहीं कही है? थोड़ा मैं पहले मेरे ओम प्रकाश जी का मैं एक प्रकार से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बात तो मान ली कि साम्यवादी और समाजवादी विचार सरणी जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक प्रकार के विचार नहीं दे पाई। दूसरी बात, मैं ये थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल देते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि चारवाक नाम के मुनि का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा बोलबाला है, जो एक बार कह के गए हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, जिसका मतलब है कि जब तक जिंदा है तब तक अच्छी तरह से जियो, कर्जा निकालो, घी पियो, ये पत्थर की मूर्ति कोई भगवान नहीं है। ऐसे बोलने वाले चारवाक को भी इस संस्कृति में मारा नहीं गया। अब तो डेमोक्रेसी है, अब तो लोकशाही है। तो अगर आज लोकशाही है तो ठीक है, कोई एक ऐसा आदमी पद पे बैठा है जिसके मेरे विचार नहीं मिलते, 5 साल तक मैं राह देखूंगा, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, उसको हटा दूंगा, उसको हटाने की कोशिश करूंगा। ये कहां की पलायनवादी, जिसको मैं फिर से बोलता हूं समाजवादी और कम्युनिस्ट, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस देश में पूरी तरह से उनकी खुद की गलतियों से हार चुके हैं, और इसके लिए एक प्रकार का पलायनवादी वो आ रहा है, मैं जा रहा हूं। विजय तेंदुलकर ने बोला था, स्वर्गीय विजय तेंदुलकर, मेरे को अगर कोई गन ला के दे तो मैं नरेंद्र मोदी को मार डालूंगा। अरे ये कहां की तुम्हारी डेमोक्रेसी है? क्या तक ठीक है, मेरे और समझो मेरे और किसी एक पॉलिटिकल लीडर के विचार नहीं मिलते, मैं मानता हूं 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे, मैं उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा। अगर मैं अच्छा पत्रकार हूं, मैं अच्छा साहित्यिक हूं, मैं अच्छा पॉलिटिशियन हूं, तो मैं जीत के आऊंगा। बात तो प्रेम शुक्ल जी, बात तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाए जाने की है, और बात अभी तो उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है, वो उससे पहले चुनाव
प्रचार समिति के उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी बड़ा बवाल उठा था। ये नरेंद्र मोदी चीज क्या है कि इस तरह के लोग भी अपने आप को उस पूरे मामले में झोंक कर कहीं ना कहीं दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई व्यक्तिगत विरोध हो, विचारधारा का विरोध हो दूसरी तरफ, और या फिर ये हो कि चलिए इस बहाने अगर कुछ लोग ढके छुपे लोग हो तो शायद बयान देकर हम उन्हें तलाश लें कि भाई हमारे साथ में भी अभी और लोग हैं, हम अभी जिंदा हैं, हमारी मानसिकता हमारे विचारधारा के लोग जिंदा हैं, और हम शायद एक राह तलाश लें इस बहाने। मोदी दूसरा भी एक काम कर रहे हैं, इस बहाने लोगों को इकट्ठा होने का भी मौका दे रहे हैं। प्रेम जी, मुझे लगता है 1991 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने जिस तरह का बाजारवाद इस देश में लाया है, उसके बाद विचारधाराएं अप्रासंगिक हो गई हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ डिविजिव फैक्टर्स आ रहे हैं, उनको याद करना चाहिए कि अल्लामा इकबाल की निगाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिविजिव फैक्टर थे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनंत मूर्ति कह रहे हैं कि बड़े महान थे। इतिहास में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमको कुछ चीजें क्रूर और कुछ चीजें बहुत विनम्रता वाली दिखाई देती हैं। जब हम समकालीन राजनीति में जाते हैं तो हमको वो बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, लेकिन हाजी मस्तान प्रचार कर रहे थे इलाहाबाद में। अब हाजी मस्तान के नाम पर आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नहीं खत्म कर देंगे ना। आप नरेंद्र मोदी को डिविजिव कहते हैं और अखिलेश सिंह यादव को डिविजिव कहने में आपकी जबान सिल जाती है। आप नीतीश कुमार को डिविजिव नहीं कहते हैं। तो हम जब किसी व्यक्ति को या किसी विचारधारा को अस्पृश्य मान लेते हैं और हम जब अपनी तरफ से हिंसा प्रारंभ करते हैं, और हिंसा होती है वैचारिक हिंसा, और जब हमारा दिमाग जो है वो स्पष्ट नहीं होता है, तब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। तब हम बिंबों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके किसी नाम पर जो है अनावश्यक जो है कवायद कर रहे होते हैं। यदि लालकृष्ण आडवाणी डिविजिव नहीं है, यदि राजीव गांधी डिविजिव नहीं है, यदि इंदिरा गांधी डिविजिव नहीं है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी डिविजिव नहीं है। इससे पहले यदि नरेंद्र मोदी डिविजिव है तो कर्पूरी ठाकुर भी डिविजिव है, क्योंकि 1977 में उनके कार्यकाल में बिहार में जमशेदपुर में दंगा हुआ। फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा डिविजिव है क्योंकि भागलपुर में दंगा हुआ। तब सुधाकर राव नाइक डिविजिव है क्योंकि सुधाकर राव नाइक के कार्यकाल में दंगा हुआ। तब चिमन भाई पटेल डिविजिव है, उनके कार्यकाल में दंगा हुआ। तब महादेव भाई देसाई डिविजिव है, देसाई डिविजिव है, मोरारजी देसाई ने जिनको चीफ मिनिस्टर गुजरात बनाया था, वो डिविजिव है। लेकिन आपको एक व्यक्ति को डिविजिव आपने तय कर लिया है। क्यों डिविजिव तय कर लिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों डिविजिव तय कर लिया है? कि वो संघ परिवार से आता है। क्यों डिविजिव आपने तय कर लिया है? कि वो विचारधारा मुझे मान्य नहीं है। आपकी उस विचारधारा को मान्य नहीं है तो आप उसको अस्पृश्य न कहकर उसे वैचारिक विमर्श का मादा तो रखिए, और लोगों को ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोगों को कन्विंस कर दीजिए कि इनके विचार गलत हैं। आप जब शाही इमाम के दरवाजे पे माथा टेकते हो तब कहते हो ये सेकुलरवाद है, और जब किसी शंकराचार्य का भगवा वस्त्र देख लेते हो तो आपको सांप्रदायिकता दिखाई देती है। तो जब आपकी विचारधारा में ही दोष है, आपने खुद पक्षपात करना तय कर लिया है, तो ये पक्षपाती विचारधारा ने ही हमारे समाजवाद के, हमारे सेकुलरवाद की जो आत्मा है उसको मार दिया है। अब हम उसकी लाश को जो है अपने कंधों पर लेके टहल रहे हैं, और ये जितनी बार हम कंधों पर लेके टहलेंगे उसका लाभ अंततः बाजारवाद को होगा। आज समाजवादी राजनीति में नीतीश कुमार कौन सा समाजवाद कर रहे हैं भाई? नीतीश कुमार वही नीतियां अपना रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो नीतियां हैं आर्थिक, वो नरेंद्र मोदी की भी नीतियां हैं। आपने नीतियों के नाम पर इस देश में बाकी क्या छोड़ा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपको बाजार में बैठाकर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना रखा है, और हमने एक ऐसी ईएमआई इकोनॉमी, एक ऐसी खैराती अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है कि हम असली मुद्दों को छोड़कर सिर्फ दीवान खाने में बैठकर ऐसी घटिया राजनीति करते बैठे हैं कि एक मोदी के नाम पे अनंत मूर्ति के बयान को लेकर हम दिन भर उस पर जो है लाठी चलाएंगे। अगर अनंत मूर्ति को मोदी के नाम पर गरिमा घटती दिखाई देती है तो क्या देवे गौड़ा के नाम पे गरिमा बढ़ी थी क्या, जो प्रधानमंत्री पद पर बैठकर सो रहे थे? इस पर भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, और ईमानदार चिंतन की आवश्यकता है। एक ईमानदार चिंतन की आवश्यकता इस बात के लिए भी है। एक और भी उनका डर है, प्रेम शुक्ल जी, उनका एक डर और भी है। उन्हें लगता है कि जब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की
उन्होंने आलोचना की थी या उनके खिलाफ कुछ बोले थे तो इतना अपमानित नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उनके विरोध में, या आज कौन मोदी अपमान समर्थक- मूर्ति कौन पीट के आया भाई? बिल्कुल उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ अगर किसी ने बात की तो संजय ब्रिगेड के लोग जाके पीटते थे उसको, उन्होंने मीसा में बंद कर दिया जाता था जी एनएसए लगा दिया जाता था। कहाँ हुआ ये? जी हम बताते हैं आपको उन्होंने दरअसल इस विषय पर क्या कहा है। जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से अपमानित करने की बात कह रहे हैं अनंत मूर्ति, हम वो बातें भी बताते हैं आपको कि उन्होंने दरअसल क्या कहा है। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आलोचना किए जाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और अब उन्हें किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, दरअसल कहा क्या है, वो हम आपको बताते हैं। कहा है कि मैंने पहले भी इंदिरा गांधी और नेहरू की आलोचना की थी, लेकिन मुझे इतना अपमानित नहीं किया गया था जितना भगवा पार्टी ने किया है। यदि मैंने कुछ कहा है तो कुछ लोगों के गिरोह ने मुझे इतना अधिक अपमानित किया है। कल्पना कीजिए कि यदि वे सत्ता में आ गए तो क्या होगा। सब कुछ किंतु परंतु पर निर्भर है। ऐसा होगा तो क्या होगा, और ऐसा हो गया तो यह हो सकता है। मोदी अभी प्रधानमंत्री बने नहीं है, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की कवायद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने शुरू की है, उसे लेकर कहीं भय का वातावरण निर्माण करने की कोशिश हो रही है, कहीं राजनीतिक तरीके से सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक स्तर पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, कहीं तथाकथित साहित्यकारों द्वारा इस तरह के बयानात जारी हो रहे हैं। दो तबकों को कहीं इसमें वैचारिक विरोध का मामला नजर नहीं आता, बल्कि एक तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण का मामला ज्यादा नजर आता है। जी प्रेम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी ये अनंत मूर्ति जी कह रहे हैं बहुत मुझे अपमानित करना होना पड़ रहा है जी। एक सोशल मीडिया पे पी चिदम्बरम के पुत्र के बारे में एक जन ने कमेंट लिख दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। रॉबर्ट वाड्रा की खतौनी पर एक आईएएस अधिकारी ने पेंसिल चला दी, उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष का किसी ने कार्टून बना दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये ज्यादा असहिष्णु है कि नहीं है? और ये असहिष्णुता क्या अनंत मूर्ति जी को दिखाई नहीं दे रही है? आप किसी एक व्यक्ति को जब आपने टारगेट कर लिया, मैंने तय कर लिया है कि मुझे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना है, क्योंकि इसको बोलते ही मुझे प्रचार मिलता है, प्रचार मुझे मिलना। बहुत सारे समर्थक खड़े हो जाते हैं, जी, जी, जी। मुझे सत्ता की तरफ से बहुत सारे अभी योगेंद्र यादव जी ने सिर्फ आपका प्रचार शुरू किया, उनको यूजीसी से निकाल दिया। ये क्या है? फिर आप नंदन नीलेकर्णी को भी जरा निकाल दें आधार कार्ड से। ये बहुत पक्षपात है और वैचारिक पक्षपात हमने प्रारंभ कर दिया है। सत्ता पक्षपाती थी, हम समझ रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन क्या हमारी आपको लग रहा है कि विचारधारा में बैठे वैचारिक लोग विरोध है? सुपारीबाजी कर रहे ये हैं। वैचारिक- अनंत मूर्ति जैसे लोग सुपारीबाजी कर रहे हैं, ये बहुत घातक है। अमर्त्य सेन जैसे लोग बहुत हल्की बातें कर रहे हैं और उनसे बड़ी हल्की बात चंदन मित्रा कर देते हैं। जितनी हल्की बात शुरू की उन्होंने, अमर्त्य सेन ने, उससे भी हल्कापन ज्यादा दिखाया चंदन मित्रा ने। हमको इस वैचारिक हल्केपन से मुक्त होने की आवश्यकता है और ईमानदार बातें कहने के लिए कुछ लोगों को तो निकलना होगा। और मैं तो ओम जी जैसे लोगों से कहूंगा कि ये लोग निकले और ईमानदार बातें करें। जी जी जी, ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी भी। प्रेम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भाई साहब की भी बात से सहमत हूँ कि ये पलायनवादी एटीट्यूड नहीं चलेगा। दुर्भाग्य है, ये गांधीवाद का दुर्भाग्य है, समाजवाद का दुर्भाग्य है और इस आम देश की आम जनता का दुर्भाग्य है कि गांधीवाद और समाजवाद को जिन लोगों को आप प्रतीक मान के कह रहे हैं, अखिलेश जी को या नीतीश कुमार को, वो उसके प्रतीक और माध्यम बन गए और समाजवाद और गांधीवाद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी गोपाल कृष्ण गांधी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है कि हमारी राष्ट्रीयता भंग हो गई है, टूट गई है, कमजोर हो गई है और उसका बुनियादी कारण, मैं सहमत हूं आपसे कि हम अपने 1000 साल के इतिहास को काट करके हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं और तथाकथित सेकुलरिज्म के लोग, उन्होंने एक सुविधाजनक स्थिति अडॉप्ट कर रखी है और वो राष्ट्रीयता की बात को उठने नहीं देना चाहते। वो 1000 साल के मुस्लिम पीरियड के इतिहास पर कोई बात नहीं करना चाहते, उस जमाने की राष्ट्रीयता को परिभाषित नहीं करना चाहते और उसी का लाभ लेकर के बीजेपी उस वैक्यूम को भर रही है। ये हमारे सामूहिक फेल्योर का नतीजा है, मैं इसको स्वीकार करता हूं।
खुद स्वीकार कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, कहीं ना कहीं गांधीवाद एक तरफ मोदी का गुजरात पैटर्न है, दूसरी तरफ उसे कहा जा रहा है कि अनंत मूर्ति ने इससे पहले 2008 में एक लेख भी लिखा था जिस पर उन्होंने मोदी के गुजरात पैटर्न की और दूसरी तरफ गांधी के सर्वोदय पैटर्न की तुलना की थी। ओम प्रकाश जी, वो ये दोनों पैटर्न, गुजरात से आए हुए लोग, गांधी गुजरात के पूरे देश के लिए, मोदी गुजरात पैटर्न जिसे प्रचारित किया जाता है, ये दो पैटर्न पहले जनता को समझाया जाए कि गुजरात पैटर्न क्या है और गांधी का सर्वोदयी पैटर्न क्या था। ये अपने लेख के माध्यम से 2008 से ये कहीं ना कहीं मोदी को के नाम का विरोध कर रहे हैं और एक तरह से मोदी के खिलाफ प्रचार, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि वो एक सस्ती पब्लिसिटी पाने का कोशिश है, तो ये है क्या ओम प्रकाश जी? देखें, मोदी की किस चीज का विरोध होता है? मोदी के विकास का विरोध नहीं होता। एक घटना जो उनके दौरान हुई, केवल विरोध उस बात को लेकर के होता है, और वही एक घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बन गए हैं। मैं आपको ये बहुत आश्वस्त के साथ बता रहा हूं। एक घटना है जिसकी वजह से मोदी जी का विरोध हो रहा है और वही एक घटना है जिसने अडवाणी जी को इरिलेवेंट करके और दूसरे तमाम लोगों को इरिलेवेंट करके ला करके उनको मेन स्ट्रीम में खड़ा कर दिया है। एक घटना किस तरह से क्या घटना है के लिए लाभदायक और एक पार्टी के लिए लाभदायक हो जाती है और दूसरी तरफ उसी के नाम पर ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। मोदी के नाम का समर्थन भी होता है, मोदी के नाम का विरोध भी होता है। 2002 की घटना को लेकर जिस तरह से एक व्यक्ति का विरोध हुआ, उसी विरोध ने नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने पर मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। हम चर्चा इस विषय पर जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं मुद्दे की बात में। चर्चा अभी और भी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में परिचर्चा इस विषय पर कि एक साहित्यकार ने, कन्नड़ साहित्यकार ने, अनंत मूर्ति जिन्हें पद्म भूषण मिला है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, नरेंद्र मोदी नाम के उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। परिचर्चा में जितने हमारे साथ तीन लोग मौजूद हैं, तीन अतिथि हमारे सम्मानित अपने अपने समाज के। प्रेम शुक्ल जी हैं हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं और हमारे साथ जयंत भयंकर साहब हैं, पत्रकार हैं, साहित्य पर गहरी पैठ है इनकी, और इन सभी के माध्यम से नरेंद्र मोदी का न तो हम समर्थन कर रहे हैं ना ही विरोध, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर विरोध सिर्फ इसलिए विरोध हो कि वो नरेंद्र मोदी हो, ये भी जायज नहीं। भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपने किसी भी कर्मठ नेता को, कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वही अधिकार विरोध किस तरह से हो, विरोधियों का भी, इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि विषय क्यों है और कैसा है और किस आधार पर विरोध हो रहा है। प्रेम शुक्ल जी ने कई उदाहरण देकर बताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के विरोध करने वालों को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। थोड़ा पीछे जाएं, समझ में आएगा। जिस 2002 का जिक्र हमेशा होता है, जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी का विरोध होता है, ओम प्रकाश जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि वही विरोध नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाता है। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर सियासत समर्थक तो करें ही करें, विरोधी भी, वो लोग भी जो इस मामले में कहीं शामिल न रहे हों, ऐसे लोग भी कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक चुनाव है तब तक। ओम प्रकाश जी, आपने बात यहाँ से खत्म की थी ब्रेक पे जाने से पहले। आपने बताया था कि यही एक पूरा मुद्दा है, लेकिन हम आपके पास आए इससे पहले हम अपने ग्राफिक के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को एक बार और दिखा लेते हैं कि वो पूरा मामला क्या है जिसे लेकर उनका विरोध हो रहा है, समर्थन हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, केंद्र में है अनंत मूर्ति और उनके निशाने पर है नरेंद्र मोदी। ग्राफिक के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं वो मामला क्या है। डॉक्टर अनंत मूर्ति के बोल हैं, डॉक्टर UR अनंत मूर्ति ने की है मोदी पर टिप्पणी। साहित्यकार हैं अनंत मूर्ति, ये कन्नड़ के साहित्यकार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं अनंत मूर्ति, पद्म भूषण भी प्राप्त कर चुके हैं UR अनंत मूर्ति।
केरल महात्मा गांधी विद्यापीठ के ये वाइस चांसलर रह चुके हैं। मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो देश को छोड़ देने तक की धमकी दी है अनंतमूर्ति ने। मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो होगा विरोध, एक आशंका भी उन्होंने जताई है। साथ ही उनकी एक आशंका और है कि मोदी के निरंकुश हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। जन सामान्य के भयभीत होने की भी आशंका उन्होंने जताई है कि जनमानस भयभीत होगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं तो ऐसे में देश में रह पाना उनके लिए कठिन होगा। देश हित में नहीं है मोदी का प्रधानमंत्री बनना, यह भी कहना है अनंतमूर्ति का। यूपीए सरकार को भी, दूसरी तरफ वो यूपीए सरकार पर भी बरसते हैं, यूपीए सरकार को भी वो भ्रष्ट कहते हैं। उनका कहना है कि यूपीए की हार जरूरी है लेकिन मोदी मंजूर नहीं। ये कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। जैन जी, आप बताएं, ये हमने एक वानगी पेश करने की कोशिश की कि मोदी के नाम को अनंतमूर्ति ने इस तरह से इस्तेमाल किया है। अब उसे इस्तेमाल कहना कहें या सचमुच उनका विरोध कहें या फिर मोदी के नाम पर प्रचार पाने की, उस पर तो बात हो चुकी है। ये जितनी चीजें कही हैं, क्या उनकी आशंका पूरी तरह से निराधार है? मैं फिर से वही कहूंगा कि एक चीप पब्लिसिटी, सवंग प्रसिद्धि, इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर UR अनंतमूर्ति जैसे पद्म भूषण, वाइस चांसलर, ज्ञानपीठ अवार्डी पुरस्कार पाने वाले दूसरे दिन टीवी पे या कहीं अखबारों में, इंग्लिश अखबारों में 2 कॉलम का अपना एक न्यूज़ छपे और कंट्रोवर्सी चलती रहे, इसके अलावा इस न्यूज़ को कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ये रियलिटी है। लेकिन इसके साथ इन्होंने जो कुछ मुद्दे लिखे हैं उनका भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि मोदी मुझे एक निरंकुश सत्ता के रूप में दिखाई दे रही है। 62 साल के इतिहास में मुझे अगर कोई निरंकुश सत्ता याद आती है तो 1975 से 77 तक की इंदिरा गांधी का 19 महीने का इमरजेंसी पीरियड। और मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर UR अनंतमूर्ति को, आज के वर्तमान संदर्भ में अगर वो नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं तो यूपीए सरकार को भी भ्रष्ट बता रहे हैं और उसे सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टता की मैं बोल रहा हूँ। फिर मेरा वही कहना है कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, में फिर उसी मुद्दे पे आ जाता हूँ कि मैं UR अनंतमूर्ति को इन दोनों खेमों में से किसी में देखता हूँ। और ये दोनों ना बीजेपी को चाहते हैं ना परिवारवाद वाली कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन खुद भी आ नहीं सकते। ऐसे एक प्रकार के डामाडोल स्थिति में जो खुद कहाँ है उनको खुद को पता नहीं, उनके खुद डामाडोल स्थिति है वैचारिक स्तर पर भी। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने के पहले हम आते हैं आपके पास। जैन जी, ब्रेक पर जाने से पहले ओम प्रकाश जी ने कहा था कि 2002, क्या 2002 के पहले कोई दंगा नहीं हुआ? मोदी को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी जा रही। मोदी, उसके कारण हो सकते हैं। मोदी को यह बताया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी, कुछ हद तक ये माना जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी यानी अस्पृश्य, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ही उन्हें बनाने पर तुले हुए। लेकिन क्या इससे पहले दंगे नहीं हुए? और क्या उन दंगों के आधार पर नरेंद्र मोदी को भी क्लीन चिट दे दी जाए कि अगर वो तब भी तो हुए थे और अब नरेंद्र मोदी के दौर में भी हुए तो क्या फर्क पड़ा? कैसे लिया जाए इसे? प्रेम शुक्ल जी, 2002 इस देश का पहला टेलीवाइज्ड दंगा है जी। इस कारण 2002 की स्मृतियां कुछ ज्यादा दिनों तक ताजी रही। 2002 के दंगों को जो है उसको सबसे अधिक राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया, इसलिए 2002 के दंगों का संदर्भ अभी तक बना हुआ है। वरना 1993 के दंगों का संदर्भ 2 साल में बीत गया, खत्म हो गया था। 1984 के दंगों का संदर्भ 5 से 7 साल बीतते बीतते खत्म हो गया था। और जितना नृशंस दंगा 1984 का सिखों के विरोध में हुआ है, जितना सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा 1984 में सिखों के विरोध में हुआ है, ऐसे तमाम लोग आज भी आपको मिल जाएंगे दिल्ली में जो बताएंगे किस तरह से अस्पतालों में भी मारे गए सिखों को, घायल सिखों को जो है वहां पर इलाज करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी जी ने, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत सारे छोटी वनस्पतियां उसमें दब जाती हैं। यानी इस तरह का दर्प तो कभी नरेंद्र मोदी ने भी नहीं दिखाया है। लेकिन उसको चूंकि टेलीवाइज दंगा नहीं था, चूंकि वोट बैंक बहुत छोटा था, एक स्टेट में लिमिटेड वोट बैंक था, यहां पर वोट बैंक बहुत जगह वो जिसको भयभीत किया जा सकता है, वो स्टेट बैंक का पैन इंडिया इफेक्ट है, उसका साउथ एशिया में इफेक्ट है और इस दंगे को खाड़ी देशों तक बेचा जा सकता है।
इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण करके उसके नाम पर पोलराइजेशन करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। जी, ओम प्रकाश जी जो कह रहे हैं जी, 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 उसको आप एकदम से सिरे से नकार नहीं सकते। बिल्कुल। दोनों तरफ से उसकी पोलराइजेशन की कोशिश हुई, और ये पोलराइजेशन जब आप कम्युनल हार्मनी के नाम पर कम्युनल डिवाइड शुरू करते हैं खुद, और उस कम्युनल डिवाइड को जब पोलराइज करना ही आपका जो है चुनाव जीतने का तंत्र बन जाता है, तब किसी देश का जो समाज है वो समाज विभाजन की सबसे भयंकर विभीषिका को झेलता है। इसे किस रूप और में- हमने ये विभीषिका 1920 से 1947 में झेली, और अब फिर झेलने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह ये से बहुत कौन-कौन- घातक है। जी, जी। हमको ईमानदारी से जिन लोगों ने गुजरात के दंगे किए, जो असली दोषी हैं, उनको दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन जो गोधरा के दोषी हैं उनको भी दंडित किया ही जाना चाहिए। और सिखों को भी न्याय देने की दरकार है इस देश में, लेकिन हम वो करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ उसको वोट बैंक के चश्मे के अलावा देखने का दम नहीं रखते। ये बहुत घातक है। जिस दिन हमने धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति जिस दिन से भी शुरू हुई होगी, कैसे आएगी? एक व्यक्ति ने पूरे देश को अपने जकड़ में ले रखा हो, चाहे विरोध से या समर्थन से। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी लाना चाहता हूँ, मोदी कोई मुद्दा नहीं है। किसी व्यक्ति मोदी के पीछे जो विचारधारा है, मुद्दा वो है। मोदी तो केवल एक प्रतीक के तौर पर उभरे हुए हैं उस विचारधारा के। सवाल यह है कि जो इन्होंने कहा युवार ने, सुशासन अगर होता, केंद्र सरकार की नीतियां ठीक होती, राज्य व्यवस्था ठीक से होती। अभी आपने मुजफ्फरनगर का दंगा देखा, ये कौन सा प्रशासन है, कौन सा समाजवाद है, कौन सी सरकार है जो ये कहती है कि साहब कुछ लोगों के खिलाफ कोई FIR लॉन्च नहीं हो सकती है। मुजफ्फरनगर का पूरा दंगा इसलिए फैला कि FIR लॉन्च नहीं की गई, और उसके लिए तमाम रिपोर्ट्स आ गई हैं, पक्ष विपक्ष सारे लोगों की रिपोर्ट्स आ गई हैं, सेकुलर लोगों की भी रिपोर्ट्स आ गई हैं, और वो वही बता रही हैं। तो कौन सी व्यवस्था, ये व्यवस्था का जो फेलोर हुआ, प्रेम जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उदारीकरण की नीतियां, सवाल केवल उदारीकरण का नहीं, उसके बहुत पीछे जिन लोगों ने सत्ता को हासिल किया, उन्होंने सत्ता को अपने संचित लाभ के लिए इस्तेमाल किया, अपने निस्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा हुआ कि समाज पीछे छूटता चला गया, व्यवस्थाएं पीछे छूटती चली गई, और लोग हावी होते चले गए। और उन कमियों की वजह से, प्रेम जी, मैं आपका आह्वान करता, हम में से कोई बोलना नहीं चाहता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो तथाकथित सेकुलरिस्ट हो। कारण यह है कि हम सच्चाई से दूर भागते हुए लोग हैं। हम न अपनी राष्ट्रीयता को परिभाषित करना चाहते हैं, न अपने देश को करना चाहते हैं, न अपने समाज को करना चाहते हैं, और अपने ईमान को भी नहीं करना चाहते। कुछ चीजें ऐसी भी, प्रेम शुक्ल जी, कुछ चीजें ऐसी भी कही उन्होंने अपने आर्टिकल, जिम्मेदार है मोदी। उन्होंने कहा था विकास के साथ अगर आतंकवाद का सफाई की बात नरेंद्र है, जो जॉर्ज बुश कर चुके हैं और जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान का विनाश किया, ऐसी वो उदाहरण देते हैं। जॉर्ज बुश का भी वो उदाहरण देते हैं, जॉर्ज बुश से उनकी समानता दिखाते हैं कि उन्होंने भी परमाणु हथियारों का और आतंकवाद का बहाना बताकर इराक की और अफगानिस्तान की दुर्गति की। बिल्कुल उनका आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल वही चाहते हैं। और जी प्रेम जी, अमेरिका से भारत का कंपेयर किया जाना ही गलत है, बुनियादी गलती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किसी अमेरिकी नागरिक के कत्लेआम का कोई काम नहीं किया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो फैसले लिए, वो अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जगह बराक ओबामा बैठे होते तो वही फैसले लेते। बराक ओबामा आज सीरिया में जो हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने लीबिया में जो किया, अफगानिस्तान में जो किया, और जिस तरह से ड्रोन फेंका, वहां एक राष्ट्रीय हित है, उसे आप उसकी तुलना ही मत कीजिए। दो चीजें, कृष्णमूर्ति यहाँ पर भी भ्रमित है, और इससे ज्ञात होता है कि उनको विश्व राजनीति की भी बहुत सीमित समझ है। देखिए, बेसिक मामला है कि आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात छोड़िए, भारत का एक नागरिक, अगर उस भारत के नागरिक को हमारी स्टेट सुरक्षा नहीं दे सकती, तो ये स्टेट का फेल्योर है। और हर नागरिक को उसका न्याय जो है नहीं हुए, तमाम लोग फेल हुए हैं। अगर और जो लोग व्यक्ति को आपने, एक व्यक्ति को आपने जो है वो वधस्तंभ मान लिया है, और सारे जो है उस वधस्तंभ पर खड़ा कर देंगे, ये राजनीति बहुत खतरनाक है। आप राजीव गांधी को भी दंडित कीजिए, उस आधार पर आप HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर को भी दंडित कीजिए, जो उस समय के दोषी थे उनको भी दंडित कीजिए। नरेंद्र मोदी के समर्थन में शायद कोई खड़ा